everyone. So today we are going to start with chapter number 8. Chapter number 8 of class 12 physical education. So this chapter suggests the name of the chapter is Biomechanics and Sports, total about physics. So let's see what are inside the chapters. So first topic is Newton law of motion and its application in sports. Then we have types of lever and their application in sports. Then we have equilibrium, dynamic and static, and center of gravity and its application in sports. We have friction in sports, and at last we have projectile in sports. So this chapter totally depends upon the physics of sports. So first, Newton's first law of motion, it is also known as law of inertia. What does it states? A body continues in its state of rest or uniform motion unless acted upon by an unbalanced force. इन अदर वर्ड्स, अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन, एक बॉडी रेस्ट में रहेगी या फिर मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई आउटर फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करता है. इन ऑर्डर टू गेट अ बॉडी मूविंग, अ फोर्स मस्ट ओवरकम द बॉडीज टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट और इनर्शिया. द अमाउंट ऑफ इनर्शिया बॉडी हैज़ डिपेंड्स ऑन इट्स मास. सेकेंड लॉ की बात करें तो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन होता है वो. व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इट विल मूव इन द डायरेक्शन द फोर्स वाज अप्लाइड, and depending on the size of the force and the size of the object will accelerate accordingly. स्मॉलर ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा फास्ट मूव करेगी लार्जर वन से, और ग्रेटर फोर्स विल मूव एन ऑब्जेक्ट फास्टर देन स्मॉलर फोर्स. अगर ज़्यादा फोर्स लगाई जाएगी तो ज़्यादा मूव होगा, कम फोर्स लगाएंगे तो कम मूव होगा. तो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन. देन सेकेंड लॉ मास फोर्स एंड एक्सेलरेशन का लॉ होता है, एंड एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आता है. थर्ड लॉ की बात करें तो लॉ ऑफ रिएक्शन बोलते हैं इसको. वेन एवर अ फोर्स इज अप्लाइड देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये इस लॉ को स्टेट करते हैं कि वेन एवर अ फोर्स इज अप्लाइड देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इफ एन एथलीट exert a force onto the ground in order to push off, the ground will exert an equal and opposite force on the athlete, pushing them up in the air. आप जितना फोर्स ज़मीन पे लगाओगे उतनी फोर्स आपको वापस मिलेगी. द फर्स्ट फोर्स ऑफ द एथलीट पुशिंग ऑन टू द ग्राउंड इज कॉल्ड एन एक्शन फोर्स. जो फोर्स वो एथलीट पुश करता है ग्राउंड की तरफ, दैट इज एक्शन फोर्स. एंड जो सेकंड फोर्स जो ग्राउंड से जब एथलीट को मिलता है, दैट इज़ रिएक्शन फोर्स. व्हेन द सेकंड बॉडी अप्लाइज एन अपोजिंग फोर्स बैक, उसको हम लोग रिएक्शन फोर्स बोलते हैं. देन सेकंड टॉपिक जो है सो हमारा लीवर है. लीवर इज ऑफ थ्री टाइप्स, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर. फर्स्ट क्लास लीवर में जो है सो फल्क्रम होती है बिटवीन द वेट एंड द फोर्स. सेकंड क्लास लीवर्स में वेट होती है इन बिटवीन द फल्क्रम एंड द फोर्स. एंड थर्ड क्लास लीवर में फोर्स होती है बिटवीन द फल्क्रम एंड द वेट. मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट क्लास लीवर कुछ इस तरीके का होता है. आप देख पा रहे होंगे इमेज में, फल्क्रम जो है सो रेसिस्टेंस और एफर्ट के बीच में है. सेम ऐसे सीसॉ में जब आप देखोगे तो फल्क्रम सेंटर पे होता है, दोनों तरफ एफर्ट और रेसिस्टेंस होता है. सेम जब हमारी जॉ की मूवमेंट होती है, फेस की जो मूवमेंट होती है, नीचे रेसिस्टेंस होता है, सेंटर में फल्क्रम होता है, और ऊपर के साइड जो है सो हेड हमारा एफर्ट लगा रहा होता है. एज फल्क्रम इन द मिडल बिटवीन एफर्ट एंड रेसिस्टेंस. सेकंड क्लास लीवर की बात करूँ तो रेसिस्टेंस सेंटर में होता है, एफर्ट और फल्क्रम दोनों साइड से आता है. जैसे कि अगर आप सेकंड वाला इमेज देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जो है सो वेट लेकर जाया जा रहा है, तो फल्क्रम आगे है, एफर्ट जो है सो पीछे से लगाया जा रहा है, और रेसिस्टेंस जो है सो ऊपर है. देन रेसिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट होता है सेकंड क्लास लीवर में. अगर जो है सो रेसिस्टेंस फ्रॉम द मसल टोन ऑफ द टेम्पोरलिस मसल लाइन बिटवीन द जॉ जॉइंट एंड द पुल ऑफ द डायग्नोस्टिक मसल ऑन द चिन. जब आप इसको ओपन करते हैं अपने चिन को, तो एफर्ट जो है सो नीचे की तरफ लगता है, फल्क्रम जो है सो फोर्स जो है सो फल्क्रम हमारा सेंटर की तरफ होता है, और रेसिस्टेंस जो है सो ऊपर से लगाया जाता है. थर्ड क्लास लीवर की बात करूँ तो थर्ड क्लास लीवर जो है सो इसमें एफर्ट सेंटर पे होता है, रेसिस्टेंस और फल्क्रम दोनों साइड पे होता है. एफर्ट बिटवीन द रेसिस्टेंस एंड द फल्क्रम. मोस्ट जॉइंट्स ऑफ द बॉडी में आपको ये थर्ड क्लास लीवर देखने को मिलेगा. जैसे कि मोस्टली ये आपको जब रोइंग कर रहे होते हैं, बोट सेलिंग कर रहे होते हैं, उस समय जो है सो फल्क्रम ऊपर होता है, एफर्ट जो है सो बीच में लगाया जाता है उसको पकड़ कर, और रेसिस्टेंस जो है सो नीचे होती है. सो दिस कम्स अंडर थर्ड क्लास लीवर. इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम जो है सो स्टेट ऑफ जीरो एक्सेलरेशन वेयर देयर इज नो चेंज इन द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी. इक्विलिब्रियम जब जीरो एक्सेलरेशन होती है, जहाँ पे कोई चेंज नहीं होती है स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी में. दो टाइप होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक. और इसमें बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. बैलेंस क्या होता है? एबिलिटी टू कंट्रोल इक्विलिब्रियम आइदर स्टैटिक और डायनामिक. इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करने को भी कॉल इट बैलेंस. टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो मैंने आपको बताया था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब बॉडी कंप्लीटली रेस्ट में होती है और मोशनलेस होती है. डायनामिक इक्विलिब्रियम तो ऑल अप्लाइड इनर्शियल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मूविंग बॉडी आर इन बैलेंस. जो भी फोर्स अप्लाई हो रही है वो बैलेंस्ड होती है, रिजल्टिंग इन मूवमेंट विथ अनचेंजिंग स्पीड और डायरेक्शन. जो उसका स्पीड और डायरेक्शन था वो अनचेंजिंग है, तो दैट्स व्हाई इट टर्म्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम. टू कंट्रोल इक्विलिब्रियम एंड अचीव बैलेंस
स्टेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। अगर आपको इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करना है और बैलेंस को अचीव करना होगा तो आपको उसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक इमेजनरी पॉइंट एट विच ऑल द बॉडीज मास सीम टू बी कंसनट्रेटेड। एक इमेजनरी पॉइंट जहाँ पे पूरी बॉडी की मास जो है सो आपको कंसनट्रेटेड शो होती है। ये वो पॉइंट होता है बॉडी में जहाँ पे पूरी बॉडी एग्जैक्टली बैलेंस हो जाती है, मास जो है सो बैलेंस हो जाती है। कुछ इस तरीके का होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हेन इट इज़ स्ट्रेट। आपके सेंटर पे आपको ये पॉइंट दिख रहा है। देन अगर थोड़ा सा बॉडी को आप राइज अप करोगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी धीरे धीरे राइज हो जा रही है, और अगर बॉडी को डाउनवर्ड्स करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सो डाउनवर्ड्स गिरती चली जाती है। सो दिस वाज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो जब वो नॉर्मल स्टैंडिंग स्ट्रेट पोजीशन में होगा तो उसके नेवल के आसपास उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, यानी यहाँ पे बॉडी मास पूरा पूरा यहाँ पे जो है सो बैलेंस हो जाता है बॉडी का। देन कम्स फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है सो क्या होता है, अपोजिंग फोर्स बिटवीन द टू सर्फेसेज दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट। जो अपोजिंग फोर्स होती है दो सरफेस का जो कॉन्टैक्ट में आता है दैट इज टर्म्ड एज फ्रिक्शन। ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड फोर्स। जिस फोर्स में अपोजिट अप्लाइड किया जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करती है। अलाउ अस टू वॉक, रन, प्ले, सब स्पोर्ट। देन लुब्रिकेंट रिड्यूसेस फंक्शन। लुब्रिकेंट जो है सो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन है एंड डायनामिक फ्रिक्शन है। सेम अगेन स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब हम मोशनलेस होते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन जब हम मोशन में होते हैं। देन स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो अपोजिट फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बट द एक्चुअल मोशन हैज़ नॉट येट स्टार्टेड। जो एक्चुअल मोशन है वो स्टार्ट नहीं हुई है, बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में है। पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन दैट एग्जिट बिटवीन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड सरफेस ऑन विच इट इज रेस्टिंग। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे और जहाँ पे वो सरफेस पे रेस्ट कर रहे हैं उस पर जो है सो फ्रिक्शन होती है, तब उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। वंस द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, जब भी ऑब्जेक्ट मूविंग स्टार्ट कर देती है तो वहाँ पे डायनामिक फ्रिक्शन आ जाता है। डायनामिक फ्रिक्शन टेक ओवर कर लेती है उसको। डायनामिक फ्रिक्शन की बात करें तो दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब भी मूवमेंट आ जाती है तो वहाँ पे डायनामिक फ्रिक्शन है। टाइप्स की बात करें सबसे पहले रोलिंग फ्रिक्शन है। अपोजिंग फोर्सेस दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। जब भी रोलर होता है, जब भी रोल हो रहा होता है बॉडी, फॉर एग्जांपल व्हील और रोलिंग स्केट आपने देखा होगा, तो रोलिंग स्केट जो है एक सरफेस पे रोल कर रहा होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन बॉडी स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही होती है, दिस कैन बी मोस्टली सीन इन आइस स्केटिंग। रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देन इसका जो लास्ट टॉपिक है वो प्रोजेक्टाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इन स्पेस एंड ट्रेवल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, एयर रेसिस्टेंस, अदर फोर्सेस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। जो भी एक कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है तो जिस पाथ से वो गुजरता है दैट इज टर्म्ड एज प्रोजेक्टाइल। और वो जो पाथ बनाता है, यानी कहीं से कहीं तक ट्रेवल करने के लिए जो पाथ बनता है उसका एयर में, दैट इज टर्म्ड एज प्रोजेक्टाइल। ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। ये जो है सो एयर रेसिस्टेंस कितना है जब ऑब्जेक्ट फेंका गया है, देन ग्रेविटी कैसी है, देन जो है सो स्पीड ऑफ रिलीज और इनिशियल वेलोसिटी कितने स्पीड से उसको रिलीज़ किया गया है, देन एंगल ऑफ रिलीज। अगर एंगल ऑफ रिलीज अच्छा होगा, सपोज 30 डिग्री, 32 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, जैसे आपने जेवलिन देखा होगा, अगर उस रेंज में एंगल ऑफ रिलीज है तो ऑटोमेटिक जो है सो डिस्टेंस बहुत अच्छा कवर करेगी। देन हाइट ऑफ रिलीज, अगर अच्छी बहुत ज़्यादा हाइट से रिलीज़ कर दिया गया तो क्या होगा कि उसकी जो डिस्टेंस है कम हो जाएगी। एक्चुअल हाइट से उसको रिलीज़ करेंगे तो उसकी जो डिस्टेंस है वो बराबर जाएगी। देन स्पिन है। स्पिन आपको डिस्कस थ्रो में देखने को मिल जाएगा, कई बार बास्केटबॉल में देखने को मिल जाएगा। तो स्पीड जो है सो सामने एयर को जो है सो हटाते हुए जाती है। अगर उसकी स्पिन अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक जो है सो आपका ऑब्जेक्ट दूर तक जाएगा। सो दिस इज़ प्रोजेक्टाइल। सो यही था इस चैप्टर में। मिलते हैं अगले चैप्टर में। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और मोस्टली फिजिक्स के ऊपर है, तो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ईजी है और वो आराम से इसे कवर कर सकते हैं। और ये चैप्टर से मैं आपको बता दूँ 12 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि इनके सारे टॉपिक्स को, इनके सारे जो लॉस है उसको याद कर लिया जाए, बिकॉज ये पूरा पूरा फिजिक्स है इन स्पोर्ट्स। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।